हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा 2024 के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल 2000 प्लस पदों पर विज्ञापन जो है वो जल्द ही जारी होने वाला है। तो उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। यह कौन है? यह है गोल्जी उपकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो होता है वो झिल्ली से बंधे पुटिकाओं, जो चपटा थैली होता है, उसकी एक प्रणाली होती है जो एक दूसरे के समानांतर ढेर में व्यवस्थित होती है, जिसे कि सिस्टर्न भी कहा जाता है। आगे है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो दजला और फरात नदियों की उपजाऊ घाटी के मध्य स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फरात। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नदियों की बीच की भूमि। आगे है कि बैडमिंटन में जीरो पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो बैडमिंटन में जीरो पॉइंट को लव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो इसके और भी कुछ खेल शब्दावली याद रखिएगा, जैसे कि कोर्ट, ड्रॉप, लव, लेट, सेट पॉइंट, क्रॉस शॉट, सर्विस ब्रेक। ये सब जो है वो बैडमिंटन से कुछ शब्दावली हैं। और कप की अगर बात करें तो नारंग कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, ये सब जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया था। ये कुल्टी कहाँ है ये भी ध्यान रखिएगा। यह कुल्टी जो है वो बंगाल में है। और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो कुल्टी में कब खोला गया था? 1874 ईस्वी में कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1874। फिर बाद में जो है वो इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया था, क्योंकि यह जो था वो बराकर नदी के किनारे स्थित था। क्लियर है? अगर इससे और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है तो यह ध्यान रख सकते हैं कि देश में सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना जो है वो 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। एक पूछा जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो 1955 में किया गया था, यूएसएसआर यानी कि रसिया के सहयोग से। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की बात कीजिएगा तो उसकी स्थापना 1959 में हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की बात कीजिएगा तो वो हुआ था 1956 में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और यूएसएसआर से सहायता प्राप्त करके, सहयोग प्राप्त करके। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहन बोपन्ना, जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। और रोहन बोपन्ना के साथ मैथ्यूज एबडेन ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब जो है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहन बोपन्ना। अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की, तो याद रखिएगा पुरुष एकल के विजेता हैं जननीक सीनर, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल की बात कीजिएगा तो उनका नाम है एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस जो है वो क्यों भरी जाती है? तो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बल्ब के अंदर हवा भरी जाती है, तो अगर हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो इसके साथ प्रतिक्रिया करेगी, और फिर टंगस्टन जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसीलिए जो कांच का जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भरा जाता है, क्योंकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस होता है, जिससे कि टंगस्टन फिलामेंट जो है वो अपने आसपास के पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है और ऑक्सीकृत होने से बचता है, जिससे कि उसकी आयु जो है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्सर विद्रोह का संबंध जो है वो किस देश से है। तो बॉक्सर विद्रोह का संबंध किससे है? चीन से है। आप लोगों को याद होगा 1898 से 1900 वाला टाइम पीरियड, इसी समय क्या हुआ था, चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह जो है वो चीनी जनता के द्वारा विदेशियों की चीन में हो रही लूट खसोट की स्वाभाविक प्रक्रिया स्वरूप हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो अगर राज्य विधान परिषद जो है वो विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो विधेयक जो है वो विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया जाता है और विधान परिषद को भेज दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वह जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280 सबको याद रहता है, लेकिन अगर राज्य वित्त आयोग का गठन पूछे तो वह कौन से अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 243 के 6 में होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट रेखा का समीकरण क्या है। बजट रेखा के अगर समीकरण की अगर बात कीजिएगा तो वो है P1x1 + P2x2 = m। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और उस रेखा में वो सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत जो है वो m के बराबर है। बजट की अगर बात कीजिएगा तो आप लोगों को एक नाम याद होगा, जॉन मथई, जो कि 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का उनको जो है वो गौरव प्राप्त है, गणतंत्र भारत का। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे स्वतंत्र भारत का तब, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुखम सेठी, उनके द्वारा पेश किया गया था। तो यह है स्वतंत्र भारत का। और गणतंत्र भारत का पूछेगा तब जॉन मथई। और अगर पूछ दे कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय, तो वो फिर जो वायसराय केनिंग था उसको जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय केनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के समुखम सेठी के द्वारा, और गणतंत्र भारत का 1950 में जो केंद्रीय बजट पेश करने का जो गौरव प्राप्त है वो है जॉन मथई को। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आपको इसको सुमेलित करके बताना है। तो ऑक्सीकरण जो होगा वो किसी स्पेसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन से मैच करेगा। अपचयन की बात कीजिएगा तो किसी स्पेसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकारक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है, और अपचायक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है। क्लियर है? तो यह इस तरह से जो है वो मैच करेगा। तो क मैच करेगा 3 के साथ, ख मैच करेगा 1 के साथ, ग मैच करेगा 4 के साथ, और घ मैच करेगा 2 के साथ। तो इसका सही आंसर होगा 3142। नेक्स्ट है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी उपभोक्ता के द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग जो है वो वस्तुओं की कीमत पर हाँ बिल्कुल निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय पर हाँ, इस पर भी निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। आगे है कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत निम्न में से कौन थे। तो भारतीय पत्रकारिता के अगर अग्रदूत की बात कीजिएगा तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, 1821 में एक बंगाली साप्ताहिक संवाद कुमैदी नामक प्रकाशन किया। उसके बाद 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार जो है लॉन्च किया है। इन्हें को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। तो यह सब जो है वो राजा राम मोहन राय से इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। आगे है कि जूट उद्योग के प्रसिद्ध टीटागढ़ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो टीटागढ़ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो भारत में जूट उत्पादन में प्रथम भी है, और अगर विश्व में प्रथम की बात कीजिएगा तो वो हमारा प्यारा देश भारत ही है जूट उत्पादन में। और अगर बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, सहरसा, यह चार जो है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो ये क्या कहता है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और अगर आपसे पूछ दे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम, तो देखिए, धारा नियम अगर पूछेगा तो किसके संरक्षण पे? चार्ज यानी कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और अगर धारा नियम के जगह आपसे पूछते कि वोल्टेज नियम जो है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो अगर वोल्टेज नियम पूछ देगा तो वह जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ के धारा नियम की अगर बात कीजिएगा तो इसको प्रथम नियम भी कहते हैं, और यह दर्शाता है कि एक नोड में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग जो होगा वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश यानी कि चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो हम लोगों ने देखा था आत्मीय सभा की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता जो है वो नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता की अगर जैसे ही हम लोग बात करते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, और एक चीज और कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे है कि किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? इंदौर को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर को। इंदौर से करंट का चीज याद रखिएगा, इंदौर के जो रामसार स्थल है सिरपुर झील, ठीक है, क्या नाम है उसका? याद रखिएगा, सिरपुर झील। ठीक है, तो यह इंदौर का जो राम स्थल है सिरपुर झील, यही विश्व आर्द्रभूमि 2024 मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि 2024 का आयोजन जो है वो यही सिरपुर झील इंदौर में हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि हरित खेती में सन्निहित है। तो जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर नहीं, बागवानी तथा पुष्प कनी पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ये है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरित खेती जो है वो वास्तव में संरक्षण जो है वो कृषि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो यह कौन से सिख गुरु थे? गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें नंबर के थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इसको जो है वो जहांगीर मृत्युदंड दिया था। इसका मुख्य रूप से कारण यह था कि 1606 ईस्वी में जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, उसके द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, और उसी के दौरान जो गुरु अर्जुन देव था वो खुसरो की सहायता करता है। इसी के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी जाती है। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की, और साथ ही साथ अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहिब का भी निर्माण करवाया था। गुरु हरिकिशन की बात कीजिएगा तो यह सिखों के 8वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से भली भांति परिचित होंगे, 10वें गुरु थे। और गुरु तेज बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अरबी भाषा के शब्द हैं, यह आपको बताना है। तो किताब हो गया, अक्ल हो गया, अदालत हो गया, आज़ाद हो गया, इंतजार हो गया, इनाम हो गया, हिम्मत हो गया, यह सब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किताब। नेक्स्ट है कि कोपरा जो है वो किससे संबंधित है। कोपरा जो होता है वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है, तो वही उपभोक्ता सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम 1986। ठीक है, अब इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ गया है, जो कि 20 जुलाई 2019 से लागू हो गया, सॉरी 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। आगे है कि अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है। तो भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है, MV बासली गोलोबिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार, 17.5%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5%। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तब याद रखिएगा 2.42% क्षेत्रफल अगर पूछे तो, और अगर जनसंख्या पूछे तो 17.5% है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। लिंगानुपात जो है वो भारत का कितना है, 943 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 918 है। नगरीय जनसंख्या कितना है, 31.2% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 68.8% है। साक्षरता पूछे तो कितना है, 73% है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जनसंख्या से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे है कि गलत कथन का चयन करके आपको बताना है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉलेनकाइमा टिश्यू की कोशिकाओं के कोने जो है वो अनियमित रूप से मोटे होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है एपिकल जो होता है और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स जो होता है वो अस्थायी उत्तक होते हैं, ये गलत है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो एपिकल होता है और इंटर कैलोरी जो मेरिस्टेम्स होता है वो अस्थायी उत्तक नहीं होता है, क्योंकि वो प्राथमिक उत्तक को जन्म देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। आप लोग पढ़े होंगे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। और इसी की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में उसका जो सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, उसने शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदत्त। यही कौन था, अंतिम मौर्य शासक था। पुष्यमित्र शुंग से याद रखिएगा, यह जो है वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, और भरहुत स्तूप का निर्माण भी जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवाया गया था। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो अयस्क का सांद्रण का सही क्रम नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन, धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का शोधन, यह तो है। सल्फाइड अयस्क भर्जन, धातु परिष्करण, यह भी है। जिंक के अयस्क विद्युत अपघटन, उसके बाद है शुद्ध धातु, नहीं। जिंक के अयस्क के बाद विद्युत अपघटन नहीं होगा, बल्कि भर्जन विधि से होता है। ठीक है, जिंक अभिक्रियाशीलता के आधार पर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, और इसके सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि के द्वारा परिशुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ भर्जन विधि होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं का गठन जो है वो किसके प्रावधानों के तहत हुआ था। तो जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार आया था 1919, उसी के प्रावधानों के तहत 1921 में भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं का आरंभ हुआ था। उस समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड 1919, जिसको कि भारत शासन अधिनियम 1919 के भी नाम से जाना जाता है, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था।
नेक्स्ट है कि तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको पैरी कहा जाता है, पैरी या फिर पारी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? फारसी को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी को। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन है, तब याद रखिएगा तमिल है। ठीक है, और कब किया गया था इसको? 2004 में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा संस्कृत को ऐड किया गया 2005 में। उसके बाद कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा, तमिल और तेलुगु में कंफ्यूज नहीं होइएगा, तमिल सबसे पहला है। कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों को ऐड किया गया 2008 में। फिर उसके बाद मलयालम को ऐड किया गया 2013 में। फिर उसके बाद उड़िया को ऐड किया गया 2014 में। ठीक है, मतलब पहला तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। आगे है कि गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़े होंगे कि विश्वामित्र के द्वारा जो रचित है ऋग्वेद, उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पानी की बूंदों द्वारा बादलों के किनारों पर दिखाई देने वाली चांदी की परत जो होती है वो भी प्रकाश के विवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो चौथा सबसे मजबूत पूछ रहा है तो वो किया है भारत। पहले नंबर पे कौन है? याद रखिएगा, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे नंबर पे है इंडिया। और अगर पूछे लास्ट नंबर पे कौन है, तो भूटान जो है वो लास्ट नंबर पर है। आगे है कि नोंगर बाडलेम अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नोंगर बाडलेम हो गया नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है वो कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। भारत में बैंक जमा कर कितने प्रतिशत अपने पास नकद के रूप में रखता है? तो भारत में बैंक जो है वो जमा का कितना प्रतिशत अपने पास नकद के रूप में रखता है? तो जमा का 15% जो है वो अपने पास नकद के रूप में रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15% जो है वो अपने पास वो क्या रखता है? जमा में के रूप में रखता है। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सजीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया था? तो सजीवों को पांच जगत में किसने वर्गीकृत किया था? रॉबर्ट विक्टर ने। और कब किया था? 1969 में किया था। और ये पांच जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की शुरुआत की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की स्थापना जो है वो इलवरी के द्वारा, इलवरी को गुलाम या फिर मामलुक के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ये गुलाम वंश की अगर शासन की बात करते हैं तो कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1320 तक। ठीक है, उसके बाद आता है तुगलक वंश, कब से कब तक? 1320 से लेकर 1398 तक। अगर सैयद की बात कीजिएगा तो सैयद वंश था 1414 से लेकर 1451 तक। और अगर लोधी वंश की बात कीजिएगा तो इसका शासनकाल जो था वो 1451 से लेकर 1526 तक है। ठीक है, गुलाम वंश को ही इलवरी वंश कहा जाता था, क्योंकि ऐबक को छोड़कर इस राजवंश के सभी शासक जो थे वो तुर्कों के अलवरी जनजाति के थे। गुलाम वंश की बात कीजिएगा तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो समूद्दीन कैमूर्स था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
आगे कह रहा है कि गुडेचा बधू किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है। तो गुडेचा बधू जो है वो किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है? डागरी घराना से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डागरी घराना से संबंधित है। आगे है कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किसके द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत किया गया था? तो आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। पैथिक लॉरेंस, स्टॉपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन अगर पूछे तब वो हुआ था 16 मई 1946 को। तो आगमन पूछे तो 24 मार्च 1946 और प्रकाशन पूछे तो 16 मई 1946। ठीक है। संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो है वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई और संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है यह आपको बताना है। काला विद्युत रोधन वाला तार प्राय लाइव वायर होता है, गलत बात है। लाल विद्युत वाला जो तार होता है वो लाइव वायर होता है। प्राय हरा आवरण वाला तार जो है वो उदासीन तार होता है, नहीं। काला आवरण वाला जो तार होता है वो उदासीन वायर होता है। ऑन ऑफ स्विच को लाइव वायर में लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑन ऑफ स्विच को लाइव वायर में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ भारत अभियान। नहीं नहीं, तीर्थ स्थानों पर पूछ रहा है ना, तो वो स्वच्छ मंदिर अभियान है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक भी जो है वो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। विश्व बैंक की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1944 में और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। फिर निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक साइड नदियां हैं दूसरे साइड नगर है। गोमती, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, राजमुंदरी जो है वो गोदावरी नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि लिटमस बिलियन किस रंग का रंजक होता है? तो लिटमस बिलियन जो है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है, जो कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी। आगे है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा बनाया गया था, सॉरी हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। गुलबदन बेगम के द्वारा तो हुमायूं नामा की रचना की गई थी, ठीक है। हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? तो गिरना, हाँ बिल्कुल, यह महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दमनगंगा कहाँ स्थित है? दमनगंगा स्थित है गुजरात में। इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और पंबा परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि इनमें से कौन मुद्रा में शामिल है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सिक्के है, करेंसी है, व्यावसायिक बैंकों में लोगों के द्वारा जमा किए गए बचत खाते हैं। तो यह सभी जो है वो करेंसी में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो करेंसी में शामिल है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है वो भारत में जनजातीय शासन से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 5वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो क्या है? 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है।
छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात कही गई है। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो असमतापी प्राणी यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की अगर बात कीजिएगा तो कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ ये सब जो है वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। और अगर वार्म ब्लडेड की अगर बात कीजिएगा तो मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, वेल हो गया, ये सब जो है वो क्या है, ये सब जो है वो समतापी प्राणी समतापी है यानी कि वार्म ब्लडेड है। आपसे यहाँ पूछ रहा कोल्ड ब्लडेड, तो सांप जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। जिनेवा से और भी याद रखिएगा, WHO, WTO, WIPO, ITU, ये सब का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही केंद्र पर होगी। यह प्रावधान जो है वो किस में है। तो यह प्रावधान जो है वो एक संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 355, जिसमें कि केंद्र को राज्य पर बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक प्रावधान है। नेक्स्ट है कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालक से दूर जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। तो अलाई दरवाजा, जिसको कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, इसको 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था और यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुब मीनार। आगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कब, 1992 से लेकर 1997 में, यानी 1993 में इसका शुरुआत हुआ था। आगे है कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सुदीपा सेनगुप्ता, जो कि एक भू विज्ञान प्रोफेसर है और पर्वतारोही हैं, जिनको कि 1991 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीपा सेनगुप्ता। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपसे पूछ रहा है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है, यमन नहीं आता है। बल्कि यहाँ पे इर्टिया रहता ना तो वो सही होता। इर्टिया आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, लेकिन यमन नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वायु में उपस्थिति में कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर हरे रंग की परत बनाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है। तो यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, Cu2OH का होल टू CO3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है वो कुल अतिरिक्त आय का वह अंश होता है जो कि लोग उपभोग में करते हैं, और इसका मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शक्ति 98 योजना की सफलता का क्षेत्र इनमें से किस वैज्ञानिकों का दिया जाता है, श्रेय है यहाँ पे। इसका श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, आर चिदम्बरम दिया जाता है, APJ अब्दुल कलाम को भी, अनिल काकेदर को भी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी को जो है वो दिया जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो जीवाणु जनित रोग है, यह आपसे पूछ रहा है। जीवाणु जनित रोग यहाँ पे फैलेरिया नहीं है, गालसोथ नहीं है, प्लेग जो है वो है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्लेग जो है वो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होगा, इसके कारण होता है हैजा, प्लेग, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, क्षय रोग, काली खांसी, यह सब जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे है कि 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। यहाँ आपसे महिला एशिया कप का पूछ रहा है, तो महिला जो है वो किसने जीता है, श्रीलंका जीता है भारत को हराकर। और अगर पुरुष से जीत पूछ ले तो पुरुष में भारत जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम में बने उस दाब को के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, मानसून गर्त गर्त कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, मतलब मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऐच्छिक मृत्यु मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है। तो ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, नीदरलैंड, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड में सदस्य कौन कौन से हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और इसकी मेजबानी जो है वो 2024 में भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस समिति का कार्य जो है वो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना था। तो यह बात कर रहा ऊषा थोराट समिति का। ऊषा थोराट समिति का ही कार्य जो था वो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलवाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति का जैसे ही बात करते हैं आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए अनुच्छेद 63 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, इसके तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सम को कितने केल्विन पर, जिप्सम को यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 373 केल्विन पर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है। तो मधुशाला पुस्तक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सही मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड कमी से होने वाले रोगों के नाम दिए गए हैं। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरोल, इससे क्या होगा, रिकेट्स होता है इसके कमी से। नियासिन यानी कि विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन, और इसके तहत इसके कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरोल, जिससे कि नपुंसकता होता है। और पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 को कहा जाता है, इससे अरक्तता होता है, ये जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो वो बना है बेलारूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। बेलारूस जो है वो पूर्वी यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी है मिन्स्क। और SCO की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को हुआ था। आगे है कि तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित कौन सा हिमालय है, असम हिमालय। हाँ तो बिल्कुल सही है, असम हिमालय ही जो है वो तीस्ता और दिहांग के मध्य है। अगर आपसे पूछे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के मध्य है। अगर आपसे पूछे कुमायूं हिमालय तो यह सतलज और काली के बीच है। और अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो यह किसके किसके बीच है, काली एवं तीस्ता के बीच है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय के द्वारा बंद को पहली बार असंवैधानिक जो है वो घोषित किया गया था। तो किस उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था, केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय के द्वारा इसको किया गया था। कब, 1997 में किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जो 25वां उच्च न्यायालय यानी कि जो भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थित है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया। अगाना की अगर बात कीजिएगा तो ये गुआम की राजधानी है। गैबरोन जो है वो बोत्सवाना की राजधानी है, और कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। आगे है कि लैंगरहिंस द्वीप के किस कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन का स्रावन होता है? तो यह जो है वो लैंगरहैंस के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अल्फा कोशिकाएं जो है वो ग्लूकागॉन, और बीटा कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस ने। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को ठीक ढंग से परिभाषित करता है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, हाँ ये करता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने की छूट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यह भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह अनुच्छेद 123 में है, बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में ही है। यह संसदीय अधिनियम के समय प्रभावशाली है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव जो है वो संसद सत्र शुरू होने से 6 माह तक रखता है, यही गलत है। 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अध्यादेश की अगर बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है, और जब दोनों सदनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को भी यह शक्ति जो है वो प्रदान नहीं होती है। आगे है कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो कितना है? लोकसभा, देखिए सॉरी, राज्यसभा अगर आपसे पूछेगा तब कितना है? 16 है। लोकसभा अगर आपसे पूछेगा तब कितना है? 40 है। विधानसभा अगर आपसे पूछेगा तो कितना है? 243 है। और विधान परिषद अगर आपसे पूछ ले तब कितना है? 75 है। क्लियर है? चलिए आगे है कि मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो दांतों का जो एनेमल है वो कैल्शियम फास्फोरेट का क्रिस्टलीय रूप से बना हुआ होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और यह जल में नहीं घुलता है। लेकिन मुंह का पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो यह संरक्षित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5। पीएच मान हमेशा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। जैसे अगर रक्त का पूछे, ब्लड का, तो ब्लड का होता है 7.4, मुंह के लार का होता है 6.5, दूध का अगर पूछे तो होता है 6.5, मानव मूत्र का होता है 6, शराब का होगा 2.8, सिरका का पूछेगा तो होगा 2.4, और अगर नींबू का पूछेगा तो होगा 2.2। तो ये सब कुछ पीएच मान है जो आपको ध्यान रखना है। आगे काजिलकुम रेगिस्तान जो है वो किस देश में स्थित है? तो यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी का है ताशकंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और भी कुछ रेगिस्तान याद रखिएगा, जैसे अटाकामा उत्तरी चिली में, दस्ते लूट पूर्वी ईरान में, कालाहारी बोत्सवाना में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है जो अक्सर पूछे जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और इस बार 2024 का जो थीम था वह थीम था किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना। ठीक है, जुलाई से और भी एक दो डेट याद रखिएगा। एक याद रखिएगा 28 जुलाई जो कि है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और एक है 29 जुलाई जो कि है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 11 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मार्च। आगे है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 79 ही यह कहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ होता है वो सदा आभासी तथा सीधा होता है, वास्तविक सदा सीधा नहीं होता है, आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब दर्पण के आगे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण वस्तु से आगे रखा हुआ है।
तो नहीं, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी दर्पण के आगे वस्तु रखा हुआ होता है। और कैसा बनता है? लैटरली इनवर्ट बनता है। तो यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन समतल दर्पण से याद रखिएगा। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो अनंत पर होता है। अगर कोई व्यक्ति आर चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 2r चाल से अपनी ओर आती हुई दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कि जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरुषों में किया गया जसप्रीत बुमराह को और महिला में किया गया स्मृति मंधाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है कि वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को क्या कहा जाता है। तो प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर भारत की साक्षरता दर पूछा जाए तो कितना है? 74.04% है, जिसमें अगर पुरुष का पूछा जाए तो 82.14% है, और अगर महिला का पूछा जाए तो 65.46% है। ठीक है, और अगर बिहार का साक्षरता पूछा जाए तो बिहार के अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो वो है 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है सूची एक और सूची एक साइड मुहावरा है और एक साइड अर्थ है। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है का मतलब सफलता अभी दूर है। न सावन सुखो न भादो हरी, इसका मतलब होता है सदैव एक जैसा स्थिति। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ढोल के भीतर पोल मतलब दिखावटी वैभव या शान के साथ यह मैच करेगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।